तो उसमें क्या दे रखा है, ऊपर से ही लो ना, नीचे से लोगे वेरिएबल आप रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। रिलेशन निकाल तो लोगे, टफ पड़ेगा आपका। उसमें यहां से निकालना है आपको, सेंटर मास चाहिए इसका, आइसोसेलेस प्लेट है। हम्म तो बेटर है कि आप ऊपर से एलिमेंट लो, ये बहुत सारे स्ट्रिप से बना होगा। अब अगर आप नीचे से एलिमेंट लेते हो तो दिक्कत में फंसोगे आप। यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर dx लोगे तो फंसोगे, क्योंकि भाई फिर रिलेशन निकालने में आपको एक ही वेरिएबल में लाके इंटीग्रेट करना होता है, दो वेरिएबल में थोड़ा ना ला पाओगे। अगर यहाँ से x ले तो दिक्कत क्या आएगी आपको, यहाँ से x लोगे, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका b कैसे लिखोगे, इसका एरिया जब लिखना पड़ेगा, इसका लेट से बॉटम वाला कितना है, ये पूरा b है, ये वाला a है। यहाँ से x क्या बोलो, x बोलो या y बोल दो, y बोल दो। y डिस्टेंस पर dy थिकनेस ले लो, इसकी थिकनेस थोड़ी देर के लिए x बोल दो। अब दिक्कत क्या आएगी, ये थीटा फिक्स रहेगा। दिक्कत ये आएगी कि tan थीटा लगाओगे आप, तो x अपॉन दिस डिस्टेंस यानी b माइनस वाई पड़ेगा, और वो लास्ट में a/2 डिवाइडेड बाय b बन जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, x को हटा सकते हो, x को लिख दोगे b माइनस वाई a/2b। अब कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेंटर मास यहीं पर रहेगा। कैसे करते हो, y dm अपॉन जो भी dm है उसका सेंटर मास, ओरिजिन यहां मान लिया आपने, यहां से ऊपर y डिस्टेंस पे ये इसका सेंटर मास बीचों बीच रहेगा, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये हो जाएगा आपका y सम निकालने का तरीका। अब दिक्कत क्या है dm लिखने की, dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा एरिया सिग्मा, सिग्मा इंटू इसका एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, सिग्मा तो फिक्स है, सिग्मा को आप बोल सकते हो टोटल मास अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी, ये तो बाद में रिप्लेस कर देंगे। डीए कितना हो जाएगा, डीए हो जाएगा आपका, या फिर एक काम करो, इस पूरे को x ले लो, पूरे को x ले लो तो फायदा पड़ेगा। यहाँ भी x/2 आएगा, 2 का फैक्टर हट जाएगा, है ना, 2 का फैक्टर हट जाएगा, पूरे को x ले लो, तो x/2 यहाँ a/2 चलेगा, वो अपने आप ही फैक्टर हट जाएगा, तो सिग्मा इंटू एक्स डी वाई बन जाएगा। x इसकी चौड़ाई है, थिकनेस इसकी dy है, ये वाला छोटा सा फैक्टर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर रहेगी, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर मान सकते हो आप उसको, बस इसके बाद प्रॉब्लम खत्म है। ये y dm को लिख दिया आपने सिग्मा x dy, इंटीग्रेशन y में इंटीग्रेट होना है, y की लोअर लिमिट 0 रहेगी, हाईएस्ट लिमिट b चलेगी, dm का इंटीग्रेशन m बना दो, dm का इंटीग्रेशन m बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। इस बार सेंटर मास नीचे से आएगा, नीचे से कितनी दूरी पर आ रहा है, तो यहां से सिग्मा बाहर निकाल लो, m बाहर है ही, y के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करना है, x को हटाओ, x को लिखो b माइनस वाई, वाई a अपॉन b को आप चाहे तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और dy बच गया, इसको इंटीग्रेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, सिग्मा सिग्मा को रिप्लेस करो हाफ, ये ए बी से रिप्लेस कर लो सिग्मा को, बाकी बचा क्या, a अपॉन एम बी बच गया। यहां से इंटीग्रेट करो, कैसे इंटीग्रेट करो, खोल दो, पहले ब्रैकेट खोल दो, तो बी वाई है, बी वाई डी वाई का b तो वैसे का वैसा रहेगा, वाई डी वाई का y² by 2 माइनस, फिर y² dy करोगे तो y³ by 3, 0 से लेके b तक चला दो, यहाँ से mm कटा, ए कट गया, तो 2/b² आया होगा यहाँ से, है ना। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा b³ by 2 माइनस b³by 3, लोअर लिमिट तो 0 में चले जाएगी 3, तो यहाँ से देखोगे आप 2b, और ये आएगा ऊपर 1/6, तो ये आ जाएगा आपका b/3। तो आपका आंसर आ जाएगा b/3, अगर नीचे से लेते हो एलिमेंट तो यहाँ से b/3 पर रहेगा, अगर ऊपर से लेते हैं आप, y डिस्टेंस ऊपर से लेते हैं, वहां से आंसर आता 2b/3। ये हो गया तरीका सेंटर मास फाइंड आउट करने का इसका, याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल में तो आपको पता ही है, इक्विलेटरल में भी तो ये आता है, अगर ये b है उसका 2/3 पर रहेगा ना, सेंट्रोइड कहाँ होता है, 2/3 रहता है ऊपर से, 2/3 टाइम्स ऑफ b। तो आइसोसेलेस और इसका सेम ही रहता है, लेकिन आइसोसेलेस में याद रखना यहां से होगा, कौन सी साइड से, जिसके अगल बगल की साइड इक्वल है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं था।
पूछना चाह रहे थे भाई कि एलिमेंट कहाँ से लेना है, ऊपर से लो या नीचे से लो, कोई मैटर नहीं करता, बस सही से करना फिर उसके हिसाब से। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट खींचना, स्क्रीनशॉट खींच लो, फटाफट खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल मिसलेनियस कुछ बताना है या एक्सरसाइज पाए? सॉल्व एग्जाम्पल में किसी का कुछ बचा हुआ है बताओ, कुछ दोबारा बताना है? ठीक है, फिर मिसलेनियस में कोई बताना है? किसने अटेम्प्ट कर रखा है मिसलेनियस की, किसी में दिक्कत आ रखी है? चलो आ जाओ फिर एक्सरसाइज पे आ जाओ, किसी का है ही नहीं तो एक्सरसाइज पे आ जाओ। हाँ, P1 पार्ट 1 में F4, अच्छा P1 F4, हाँ भाई पार्ट 1 में F4 क्या कह रहा है? पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v, यही वाला है ना? hits elastically another stationary particle 2m in a smooth horizontal circular tube. Find the time of when the next collision will take place. F4 देख लो भाई, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का F4। रोटेशन की शीट में भेज दूंगा आपको, क्लास के बाद याद दिला देना एक बार मेरे को, ठीक है? क्या कह रहा है वो? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब है, तो देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब है, हम वर्टिकल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप व्यू देख लो उसका, होने को हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, हम ऐसे करके देख रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर बनाने में फिर दिक्कत आएगी। तो ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ये मास एम मूविंग अनदर, लेट से यहां पर से आ रहा था ये 2m वाला है, ये m वाला है, ये v से आया, v से आया, इसको हिट किया, हिट किया कह रहा है, इसके बाद कितने समय के बाद ये दोबारा टकराएगा, ठीक है? नेक्स्ट कोलिजन विल टेक प्लेस। तो पहली बात तो इसने कोलिजन के बारे में कुछ बोला हुआ है, इलास्टिकली बोला हुआ है, तो पहले तो कोलिजन की कहानी सॉल्व कर लो इस पर। ये शुरू में आ रहा था u से, लेट से बाद में गया v1 से m वाला, और 2m वाला चले गया v2 से। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो mv की वैल्यू हो जाएगी mv1 प्लस 2mv2, यानी v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। दूसरी चीज हो जाएगी e की डेफिनेशन लगाओ, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, तो सेपरेशन और अप्रोच v से हो रहा होगा, तो यानी वहां से क्या मिल गया आपको? v माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, दोनों को एडअप कर लो तो 2v की वैल्यू आ जाएगी 3v/3v2, तो v2 आ गया आपका 2v/3, ये v2 आ गया है। ऐसे ही v1 निकाल लो, v1 कितना हो जाएगा? v1 हो जाएगा v2 माइनस v, यहाँ वाली इक्वेशन से देख लो, तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस का v/3 दे देगा। माइनस का v/3 मतलब टकराने के बाद क्या होगा? ये वाला इधर को v/3 से आ गया है, ये वाला इधर को 2v/3 से आ गया है, ये सिनेरियो हो गया। अब ये कितने समय के बाद दोबारा टकराएंगे वो निकालने की बात है, तो क्या करो, किसी एक को रोक दो, इसको रोक दोगे तो ये फिर v से जा रहा होगा। मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रखी है? मेरे को क्यों लग रहा है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली कहीं। v2 2v/3 आ गया है, और v1 को लिखूंगा मैं v माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब या तो कहीं पर पहुंचा के इसको कोलाइड कराओ, या फिर किसी एक को रोक दो। इसको अगर रोक दोगे तो इसकी स्पीड मिल जाएगी 2v/3 तो है ही है, v/3 और मिल जाएगी, तो तो टोटल कितना हो जाएगा? v बन जाएगा। किसी एक को रोक दो ना, किसी एक को रोक दो। और वैसे भी समझ में आ रहा है मेरे को, मैं ये भी बता सकता हूँ ये कोलिजन कहाँ होगा, कोलिजन होगा ये यहाँ से यहाँ पर होगा, जितनी इसकी स्पीड है उसकी दुगनी स्पीड ये है, तो अगर ये इतना ट्रेवल करेगा, ये दुगना ट्रेवल करेगा, तो ये एंगल 120 होगा, 120 पे आगे टकराएगा, यहाँ से 120, उतने में 240 ट्रेवल कर लेगा, ठीक है? तो या तो ये v/3 से डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लो, या 2v/3 से डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लो, या फिर स्पीड से ओमेगा निकाल लो, फिर वहां से थीटा अपॉन टी लगा लो,
जैसी मर्जी है वैसे कर लो, या फिर एक को रोक दो तो दूसरा वाला पक्का बी से जा रहा होगा, और बी से जा रहा है, बी से अगर एक को रोक दिया है तो दूसरा वाला कोलाइड कब करेगा, यहीं पर आके, यहीं पर आके कोलाइड करेगा, तो 2πr/t हो जाएगा, तो समय आ जाएगा आपका 2πr/v। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? अरे समझे कि नहीं समझे, जिसने पूछी थी प्रॉब्लम? क्या समझ में नहीं आया इसमें? कितनों का डाउट था ये? जिसका डाउट था समझ में आ गया? अरे तुमने अटेंड, आकांक्षा कहाँ थे अभी तक कुछ दिनों से? अरे तो कोलिजन किया, कोलिजन के बाद मैंने वेलोसिटी वेलोसिटी निकाल लिया, अब एक को रोक लो ना, सर्कुलर मोशन में नहीं गया था हमने प्रॉब्लम, कितने समय पे जाके कोलाइड करेगी, ये तो सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है उसके बाद। ये वर्टिकल थोड़ा ना है, ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, तो कांस्टेंट स्पीड से रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, वर्टिकल ट्यूब नहीं है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोलाइड कर रहा है, तो किसी एक को रोक लो, दूसरा वाला बी से जाएगा, इसको रोक के देखोगे इसकी स्पीड भी मिल गई ना, तो ये बी से आएगा, हो गया खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ और बताओ। E3, E3 में क्या करा ड्यूरिंग ये हेल स्टोन्स ऑफ एवरेज साइज इतना इन डायमीटर फॉल। E3 देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट लो, 1 2 3, मिटा रहा हूं इसको। सर्वेश वेटिंग रूम में है, आने दें कि नहीं आने दें, ये बड़े मजे की बात है। हैं? अबे वर्टिकल में थोड़ा ना कर पाओगे इसको सर, वर्टिकल में करके दिखाइए। अरे वर्टिकल में थोड़ा, कौन सा वाला पार्ट 2 का A4 वो तो बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है, पहले E1 तो करो, कौन सा है प्रॉब्लम पहले वाली है, E3 देखो पहले। अबे वर्टिकल में एक्सेलेरेशन वेरी करेगा, कभी आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टाइम वाली प्रॉब्लम करी क्या? वर्टिकल में एक्सेलेरेशन वेरी करेगा, उसको करने के लिए चाहिए अभी दिमाग के पुर्जे खोलने पड़ेंगे, ठीक है? तो हमने सर्कुलर मोशन में भी वर्टिकल वाली प्रॉब्लम आपको नहीं मिली होगी, आपने जब एक्सरसाइज 2 लगाई होती, HLP पे गए होते, तब आपको मिलती है वो प्रॉब्लम्स, तो आपने तो किया ही नहीं है, तो वो छोड़ो वर्टिकल में, अभी रहने दो उसको। E3 पे देखो, E3 में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग अ रेन, हैवी रेन, हेलस्टॉर्म्स ऑफ साइज इतना इन डायमीटर फॉल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना, एवरेज साइज इतना है, साइज एंड डायमीटर, एवरेज स्पीड इतनी दे रखी है, तो स्पीड इतने से गिर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, रेडियस कितना दे रखा है उन्होंने, 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है? सपोज पर स्क्वायर मीटर 2000 हेलस्टोन्स गिर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर में, ऑफ इतने रूफ, कोई रूफ है 10x10 की, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में गिर रहे हैं इतने, ठीक है? फिर क्या है, डू नॉट रिबाउंड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रूफ, डेंसिटी ऑफ द हेलस्टोन इतनी दे रखी है आपको, तो डेंसिटी दे रखी है आपको 900, पाई की वैल्यू 3.14। देखो 2000 हेलस्टोन गिर रहे हैं, तो एक बात बताओ, ये आपकी रूफ है, ये बॉल आती है, एक बॉल आके टकरा रही है इस पर और रिबाउंड नहीं कर रही है, तो इसके लिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा जिस रेट से मोमेंटम चेंज हुआ है ना, dt समय में, मतलब मान लो ये कोलिजन का समय हो रहा है, dt समय हो गया, ठीक है?
उतने में कितना चेंज इन मोमेंट, इम्पल्स देख लो आप, इम्पल्स की बात कर लो, ठीक है, इम्पल्स की बात कर लो, तो इसमें कितना लगेगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अच्छा, अब कितनी बॉल्स टकरा रही हैं, कितनी बॉल्स टकरा रही हैं, 2000 टकरा रही हैं 1 मीटर स्क्वायर में। तो पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया कितना है, एरिया हो गया आपका 100। तो इतनी बॉल्स टकरा रही हैं पर सेकेंड। अच्छा, एक के उसमें कितने का चेंज आ रखा है मोमेंटम का, एमवी का। रिबाउंड नहीं कर रही हो, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो एमवी से आती और एमवी से निकल जाती। कोई भी हेल स्टोन जो होता है वो एमवी से आता है, एमवी से निकल जाता है ऊपर को, परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम 2 MV का आता। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, रिबाउंड नहीं कर रहा है वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमवी का मोमेंटम में चेंज आएगा। ये चेंज एक के उसमें आ रहा है, तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतने हिलस्टोन गिर रहे हैं, इतने हिलस्टोन गिर रहे हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अब आपका क्या बन गया है, इतना चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड बन चुका है। ये क्या बन चुका है, ये आपका डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बन चुका है। यही तो फोर्स बना है आपका, समझो रहा ध्यान से, एक के मोमेंटम में इतने का चेंज आ रहा है, तो देख लो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम में बदलाव आ गया है, ठीक है, कितना बदलाव आ गया है, 2000 गिर रहे हैं पर मीटर स्क्वायर, तो पूरा एरिया कितना है, इतना है, तो इतने हेल स्टोन गिर गए हैं पर सेकंड, पर सेकंड चल रहे हैं 1 सेकंड में, पर सेकंड, और इतना चेंज इन मोमेंटम है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ये आ गया है, और ये ऑटोमेटिकली पर सेकंड चल रहा है, तो ये आपका फोर्स बन चुका है, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया, 2 × 10⁵ तो हो गया मास आपका, डेंसिटी, डेंसिटी आपका 900 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम करोगे 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 लिख लो, अभी रहने देते हैं, आर क्यूब मतलब 1/8, 10⁻⁻6 हो जाएगा। सेंटीमीटर को उसमें करोगे, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो मेरे ख्याल से 10⁻6 जीरो और 10⁵ कट जाएगा, बचा कितना 8, 4 और 2 कट गया, बचा कितना, यहाँ से 300 पाई और वहां से 2 बचा है, तो 600 पाई आपका आंसर आना चाहिए। अब उसने क्या बोल रखा है, 3.14 ले लो, तो 6 इंटू 3.14 को 314 कर लो, तो 4 6 4 24, 2 कैरी 8, 6 18, इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा। समझ में आई बात, कैसे कर रखा है। ऐसी प्रॉब्लम आती है मेंस में, हाँ ये वाली प्रॉब्लम अच्छी है, मेंस में आती है ऐसी प्रॉब्लम, आगे भी चैप्टरों में मिलेगी। तो अप्रोच देखो कैसे कर रखी है। अच्छा, मान लो कल के दिन में किसी एंगल पर गिरता, एंगल पर गिरता और रिबाउंड नहीं करता, तो ये फोर्स कहाँ को आता, फोर्स एंगल पर लगता है। फिर ये आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, वहां भी पढ़ोगे आप मॉडर्न फिजिक्स में, 12th क्लास में, लास्ट क्लास में भी पढ़ोगे, तो यहीं पर सीख लो चीजों को। अरे आ गई बात समझ में, क्लियर है। एमवी मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ हो तो रहा है मल्टीप्लाई। चलो आगे बोलो, पार्ट 1 में और कोई दिक्कत है, एफ सेक्शन तक, एफ जी जी सेक्शन तक। अब तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम है। अरे 1/8 कुछ नहीं है, वॉल्यूम, मास को कैसे लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। ये डेंसिटी कर दी है, ये 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया है, वो लास्ट में 20 वेलोसिटी वाला टर्म है। अरे कौन सा है भाई, बताओ। पार्ट 1 में कोई डाउट है, और कोई डाउट है पार्ट 1 में। चलो फिर पार्ट 2 की ओर को आते हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 में बताना चालू करो। पार्ट 2 में ए सेक्शन में कोई डाउट है, ए बी सी, पार्ट 2 में कोई डाउट है। E4 कौन सा, E4 पार्ट भी बताते रहो यार। E4 पार्ट 1 में, E4 तो क्या E4 भी बताना है, पार्ट 1 का खुद से कर लेना आप। पार्ट E3 बता दिया, E4 खुद से कर लेना, ठीक है, वैसा ही है कॉन्सेप्ट।
हाँ अब अच्छा बता रखा है मैंने, बढ़िया है, देख लेना आप उसमें। पार्ट 2 में C3 C6 है और A4 है, A4 है। पहले A से चालू करते हैं। A4, a thin uniform wire is bent in two sides of, यार ये तो बता रखा है मैंने, हैं A4 बताया था मैंने, मेरे को याद आ रहा है मैंने बता रखा है। A4 तो बता रखा है मैंने, मेरे को याद है यार, ये बताया कि नहीं बताया है? 34/11 सेंटीमीटर तुम्ही को बता रखा है शायद, और रिसेंटली बता रखा है तो तुम्हारे बैच में चल रहा है सेंटर ऑफ मास। अरे बताया है कि नहीं बताया है, जिसने डिस्कस कर रहे थे? हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद आपका कौन सा था सी सेक्शन का? सी सेक्शन में सी कौन सा था? C3 C6। हाँ भाई बी सेक्शन में कोई नहीं है, बी सेक्शन के हो गए सारे, तो C3 पे आ जाओ। C3 पे कह रहा पार्टिकल ऑफ मास 4m which is at rest explode into 3 segments, 2 of the fragments each of mass m are found to move with a speed v mutually perpendicular direction. The minimum energy released in the process of explosion. देखो क्या होगा, खींच लो इसका स्क्रीनशॉट, इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है। E3 पार्ट 1 का ऐसा आता है मेंस में प्रॉब्लम। देखो C3 में क्या कर रहा है, एक टुकड़ा रेस्ट पे था 4m का, तो 4m का शुरू में रेस्ट पे था। अब अगर वो फूटता भी है तो इंटरनल फोर्सेस के कारण फूटेगा, तो मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर एक m वाला यहाँ को गया है v से, एक m वाला यहाँ को गया है v से, अगर ओवरऑल मोमेंटम जीरो करना है तो 2m वाले को इधर को ही आना पड़ेगा। पता नहीं किससे आ रहा है, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? इतना समझ में आता है? तो एक तो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये 2m वाला कितने से आएगा, या तो मैं ऐसे करूंगा, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लूंगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, मोमेंटम, इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम हो जाएगा, यहाँ को आएगा cos 45, इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो ना, ये भी mv है ये भी mv है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा 45 डिग्री पे mv√2। इतना अंडरस्टूड है? तो उतने से ही ये इधर को आना चाहिए, 2m वाला v' से आना चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए। तो एक तो सिंपल अप्रोच ये है, तो यहाँ से v' आपको पता चल जाएगा v√2/2, यानी v/√2 से जा रहा होगा। ठीक है, आगे का प्रोसीजर तो सिंपल है। देखो अब यहाँ से जब भी ये फूटेगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, बाकी साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, बाकी जो भी होगा होगा ही होगा, लेकिन मिनिमम इतना तो होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी यहीं से आई है। जो एनर्जी रिलीज हुई होगी फूटने पर वो इनकी काइनेटिक एनर्जी में गई होगी और हीट में गई होगी, तो कम से कम इतनी तो रिलीज हुई होगी ना, इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी एडअप कर लो। अरे आई बात समझ में? जब बम फूटेगा तो साउंड वाउंड भी जनरेट होगी, अब साउंड वाउंड का तो पता ही नहीं कितनी जनरेट हो रही है, तो उसने पूछा मिनिमम कितनी जनरेट होगी, तो लेट से साउंड जीरो कर लो, तो इन पर जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो तो जनरेट हुई है, जो इन पर काइनेटिक एनर्जी आ रखी है वो तो यहीं से जनरेट हो रखी है एक्सप्लोजन के कारण, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम अप कर दो, इसका हाफ हाफ 2m इंटू वी डैश का स्क्वायर, तो इतनी एनर्जी कम से कम रिलीज तो हुई है, इतना तो कंफर्म है, ये तो रिलीज है, इसके इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो साउंड में जा सकती है आपकी। तो ये सब चीजें हैं, ये समझ में आया कैसे किया? या फिर एक काम करो, एक और काम कर लो, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, पहले का मोमेंटम जीरो था, बाद में mv_i, mv_j, तीसरे वाले का पता ही नहीं है हमें, तो 2m_v' रख लो, v' ये वेक्टर फॉर्म में रहने दो इसको। तो आप यहां से देखोगे v' कितना आ रहा है, v' आ रहा है -vi -vj। सही बात है, कहाँ को आए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है 45 डिग्री पर, रिजल्टेंट कितना आएगा, v' की नेट वैल्यू कितनी है, v√2 तो आ रही है, यही तो आएगा ना। हाँ भाई समझ में आया जिसका था ये C3, बाकी तो कर लोगे। एनर्जी कितनी रिलीज होगी, हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ 2m इंटू v/√2 का स्क्वायर यानी v²/2, तो हाफ m v² कॉमन ले लो, ब्रैकेट में +1 प्लस
1 बन जाएगा क्या? हाँ 1 बन जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। समझ में आ गया? 3/2 mv स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद C6 में क्या कह रहा है? A particle of mass m particle of mass m is moving along the x-axis with speed v, it collides with 2m initially at rest after the collision। अच्छा ये क्वेश्चन आ रखा है मेंस में, आ रखा है C6 वाला। The first particle has come to rest after the collision first, and the second particle has split into two pieces। Which of the following statement correctly describe the speed of the two pieces? देखो उसने डायग्राम दे रखा है क्या आपको? उसमें भी डायग्राम दे रखा है, उसका बना रखा होगा ना डायग्राम। हाँ तो जरा ध्यान दो, सिस्टम के लिए देखो अगर वो टूटता भी है दूसरा वाला सिस्टम के लिए तो वो फिर भी इंटरनल फोर्स कहलाएगा। तो मोमेंटम आप शुरू में जो एक m वाला आ रहा था और बाद में m वाले का रुकना और 2m वाले का टूट जाना, तो इवेंचुअली जो सिचुएशन आ रखी है वो सिचुएशन और इनिशियल सिचुएशन सब में मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपका, क्योंकि टूटा भी होगा तो इंटरनल फोर्सेस के कारण टूटा होगा, या टकराने से टूट गया मान लो तो भी तो इंटरनल फोर्स होगा सिस्टम के लिए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, बाय सिमेट्री जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में तो पहले से कोई मोमेंटम था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों थीटा को बराबर होना पड़ेगा। अब और दोनों की स्पीड अगर वो क्या कह रहा हो, तो फर्स्ट पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट एंड द सेकंड पार्टिकल हैज स्प्लिट इनटू दिस दैट फॉलोज शोन इन द फिगर। तो अगर दोनों का थीटा थीटा दे रहा है उल्टा, अगर दोनों थीटा बजा रहे हैं तो दोनों की स्पीड बराबर होगी, स्पीड बराबर होनी पड़ेगी, नहीं तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कैंसिल होगा नहीं। पहले जीरो था वाई में, तो इसका v का साइन थीटा बन जाएगा mv साइन थीटा, नीचे वाले का mv साइन थीटा नीचे को आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, स्पीड को सेम होना ही पड़ेगा आपका। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, हॉरिजॉन्टल में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। पहले कितना था? mv था, बाद में आपका 2m v डैश cos थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली, ये अच्छा अब इसमें स्पीड के बारे में जानना है हमें, और इसने बोल रखा थीटा ग्रेटर देन 0, तो v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v/2 cos थीटा। अब एक बात बताओ, थीटा अगर 0 से बड़ा हुआ, इसको ऐसे देखो v/2 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा का फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? cos थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, cos थीटा मतलब 0 से 90 के बीच में कुछ भी रखो, तो cos थीटा जो होगा वो 1 से छोटा होगा, यानी ये पूरा फैक्टर 1 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर ये फैक्टर 1 से बड़ा हो गया तो v डैश की वैल्यू v/2 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? v डैश की वैल्यू v/2 से बड़ी होकर आएगी कि नहीं आएगी? अरे समझ में आ गई बात या नहीं समझे? और बताओ, और कौन सा बताना है? और कौन सा डाउट है? हो गए क्या एक्सरसाइज 1 के? बताओ बताओ, लाइन से बताते जाओ डाउट जो भी है इसमें एक्सरसाइज 1 में। E3 पार्ट 2 का, ऑब्वियस सी बात है पार्ट 2 का ही होगा। अबे ओ कलाकार इंसान, E3 कल हमने किया था कि नहीं किया था? इतने तसल्ली से समझाया था मैंने, थोड़ा दिमाग ला, ठंडे दिमाग से सोचना। कल ही कर रखा है हमने, कल ही हुई थी क्लास, कल ही तो हुई, कल थी ना क्लास? हाँ कल तो थी, कल कराया तो था ये मिसलेनियस का सॉल्ड एग्जांपल, लास्ट लास्ट में नहीं है एक, सेम कॉन्सेप्ट पर है।
पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के उसकी स्पीड निकालो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 39 बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर है। उसमें हाइट दी थी और वो सब पूछा था, इसमें यू दे रखा, हाइट पूछ रहा है। सेम बिल्कुल, कुछ बदलना ही नहीं है, सब कुछ वैसे ही फॉलो करना है। करना, अटेम्प्ट करना इसको एक बार और बताओ, और बताओ। C7 में क्या है? C7 में कह रहा है टू पार्टिकल अप्रोच ईच अदर विद डिफरेंट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वन ऑफ द पार्टिकल हैज मोमेंटम p वेक्टर इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन द सेम फ्रेम, तो माइनस p वेक्टर हो जाएगा। क्या होगा इसमें? अरे भाई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखोगे, अच्छा सेंटर ऑफ मास की इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। लेट्स से एक पार्टिकल v1 वेक्टर से, VCM निकालते कैसे हो आप? अच्छा प्रॉपर वेक्टर में ही बता देता हूं मैं आपको। m1 v1 वेक्टर होता है प्लस m2 v2 वेक्टर होता है अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, m1 v1 वेक्टर माइनस, देखना जरा टर्म्स को एडजस्ट करना, प्लस m2 v2 माइनस vcm वेक्टर, ये आपका 0 बन जाएगा। ये क्या हो गई? ये हो गई v1 की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस m2 v2 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ये 0 ही होगा। यानी अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर आप नेट मोमेंटम लिखोगे वो हमेशा ही 0 आएगा। आई बात समझ में? ये क्या हो गया, v1 माइनस va माइनस vb क्या होता है, va माइनस vb वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो वही तो चीज है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये पहले वाले का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ये 0 है शुरू में। लेट से शुरू में, अब टकराएगा जो भी होगा, टकराने के बाद भी सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम तो बदलने से रहा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड थोड़ा ना चेंज होगी, सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। VCM उतने का उतना ही रहेगा, पहले भी जितना था। अब बाद में क्या हो जाएगा, अभी मान लो, चलो इनको यू मान लेना, चलो इसको इनिशियल मान लो, बाद में भी VCM थोड़ा ना चेंज होगा, VCM थोड़ा ना चेंज होगा। तो अगर VCM चेंज नहीं होगा, VCM क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हैं, तो सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। तो बेसिक आगे समझ में? तो m1 u1 वेक्टर, ये बाद वाली मान लेना, या इसको पहली वाली मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, u2 वेक्टर अपॉन ये, तो इसमें भी वही सिचुएशन रहेगी। तो कभी भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखोगे ना, वही बन के आएगा। तो अगर एक का मोमेंटम p है तो दूसरे का माइनस p होना ही पड़ेगा, तभी तो 0 होगा वो, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और बताओ। हो गया? और पूछना है? अरे और कोई? हाँ भाई तिवारी जी, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है? आर्यन, अथर्व, हिमांग, रूही, सर्वेश गुरु, श्रुति, हैं, ताहा, क्या क्या कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता क्या कुछ? एक बड़ा सिंपल फंडा है, कम पढ़ो कम डाउट होंगे, पढ़ो ही मत, कोई डाउट नहीं आता है, हैं? या तो इतना समझ में आ गया कि कोई डाउट ही नहीं आ रहा है, या फिर पढ़ा ही नहीं है तो डाउट नहीं आ रहा है। क्या है सिचुएशन, क्या है? B2 B3 का आइडिया दे दीजिए भाई, B2 B3 में क्या है भाई? B2 B3 में दे रखा है टू पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मूव्स। अरे एक काम करो ना, सेंटर ऑफ मास का UCM निकालो। B2 की जहां तक बात है, पहले इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो, इक्वल मासेस हैं, कर लोगे ना, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में निकाल लेना। चलो बता ही देता हूँ। B2
पेपर देखा किसी ने, चेक वेक किया? जो आ रहे हैं मेंस के, कम से कम 3-4 क्वेश्चन करने वाले आएंगे आपके, 4-5 क्वेश्चन। तो सिलेबस इतना हो रखा है, उसमें से 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो 6 के 6 क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे। बहुत घटिया क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा घटिया क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो सेंटर ऑफ मास की। देखो बेसिक आइडिया क्या है उसका, पाथ कैसा फॉलो होगा वो ये जानना चाह रहा ना। सेंटर ऑफ मास मूव्स इन, हमने ट्रेजेक्टरी जाननी है उसकी, और ट्रेजेक्टरी निकालने का तरीका क्या होता था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालो, वहां से टाइम को हटा दो। तो बेसिक फंडा ये है मेरा भी। तो यूसीएम निकाल देता हूँ मैं, पूरा प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में निकाल देता हूँ। तो पहले वाले का मास m, पहले वाले की वेलोसिटी 2i कैप, दूसरे वाले का मास m, दूसरे वाले की वेलोसिटी 2j कैप, नीचे समेशन ऑफ m आ जाएगा 2m। तो यहां से आपको पता चल जाएगा i कैप प्लस j कैप, यानी ux 1 है सेंटर ऑफ मास के लिए। हाँ, सारी बातें सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास की y डायरेक्शन में भी इतनी है। अच्छा, एसीएम निकाल लो। एसीएम भी कैसे निकलता है, m क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्टिकल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ i कैप प्लस j कैप, दूसरे वाले का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अपॉन समेशन ऑफ मास। तो 1/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। ax कितना आ गया, ax आ गया 1/2, ay आ गया आपका 1/2। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो, कहा गया, आपको ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो x कोऑर्डिनेट देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में भी y डायरेक्शन में भी। ठीक है, x के लिए देखो इनिशियल वेलोसिटी ये आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, सेकंड इक्वेशन लगाओगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप y के लिए लगाओगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सब सेम आ रहा है। टाइम को एलिमिनेट करना होता है इसमें, तो देख के पता चल रहा है x इक्वल टू वाई बन रहा है, बन गया। तो y इज इक्वल टू एक्स, ये कौन सी, ये काय की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स, बताओ। तो y इज इक्वल टू एक्स किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की तो नहीं है? समझ में आई बात? हाँ, फिजिक्स इजी आई है, फिजिक्स तो इजी आई रही है, तुम्हारे लिए इजी नहीं रहेगी वो, थोड़ा मेहनत करना चालू करो। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है 45 डिग्री पे इंक्लाइन। मेरे ख्याल से हो गए होंगे, अब और भी डिस्कशन करना है। पार्ट 2 F2, पार्ट 2 का F2, F2 में क्या कह रहा है, इन द अरेंजमेंट, in the arrangement shown the pendulum of the left is pulled, it is released then allowed to collide a rest, a perfectly inelastic collision occurs then the system rises here, the ratio of the masses of the pendulum। देखो इसको कैसे करोगे, इसका खींचना है, स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। 1 2 3 4 5, चलो देखो F2 को देखो, F2 में क्या कर रहा है, यहां से पेंडुलम आया, इसके साथ कोलाइड कर गया। यहां से पेंडुलम आया, इसके साथ कोलाइड कर गया। अब इसके साथ कोलाइड करेगा, जस्ट आने से पहले ये रहेगा, वेलोसिटी u बोल दो। टकराने के बाद कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये m का था, ये भी m आइडेंटिकल है क्या, नहीं m1 है, m2 है शायद, हाँ ठीक है। कोलिजन के बाद क्या होगा, m1 प्लस m2 कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन है, ये एक साथ जाएंगे v वेलोसिटी से। तो पहले तो u निकाल लो, u निकालने के लिए क्या है, h ऐसे दे रखा है क्या, ठीक है। तो यहां से यहां u निकल जाएगा, u की वैल्यू √2gh हो जाएगी। बताना पड़ेगा क्या इसको, देखो इस पे कौन काम कर रहा है, वर्क एनर्जी से देख लो, चाहे वैसे समझ लो। टेंशन है और ग्रेविटी है, टेंशन कोई काम नहीं करेगी। अगर खाली ग्रेविटी नहीं काम करना है और रिलीज कर रहे हो, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में एस डिस्प्लेस हो रखा है, तो डायरेक्ट स्पीड आपके √2gh बोल दोगे। अच्छा, ये कंबाइंड सिस्टम यहाँ से ऊपर को जा रहा है h/4, तो मैं v की वैल्यू बोल सकता हूँ √2g h/4, बिना वर्क एनर्जी के, क्योंकि टेंशन दो ही फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटी कर रहा है, एक आपका टेंशन कर रही है। टेंशन कोई काम नहीं कर सकती है, तो ग्रेविटी ने काम करना है, इनिशियल स्पीड इतनी है, वो ऊपर जाएगी,
ये हो जाएगा आपका। वर्क एनर्जी लगाओगे यही बन के आएगा उल्टा, यहाँ से रिलीज कर रखा है, यहाँ पर आने में स्पीड आने पर यही यही बातें आएंगी आपकी। तो ये हो जाता है। अब क्या करना है, अब तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना है बस। m1u प्लस 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी हो गया। तो यहां से किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, m1 अपॉन m2 का। तो पूरी इक्वेशन को m1 अपॉन m2 से डिवाइड कर लो, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 प्लस 1 ब्रैकेट में v अपॉन यू आ जाएगा, v अपॉन यू। m1 अपॉन m2 को चाहे तो x मान लो, x इज इक्वल टू x प्लस 1, v अपॉन यू का रेशियो क्या हो जाएगा, v अपॉन यू का रेशियो रहेगा 1/2। देखो जरा ध्यान से देखो, v अपॉन यू का रेशियो रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये u/2 ही है ना। तो v अपॉन यू 1/2 बन जाएगा, यहाँ से 2x इज इक्वल टू x प्लस 1। क्यों x लिखा मैंने, कौन लिखे m1 अपॉन m2, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अरे समझ में आई बात। और कोई डाउट, और क्या बताना है। कहाँ घुमाते जा रहे हो, B3 टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड इन सिस्टम इज एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर मास। एक्सेलेरेशन जो B3 में फंस रहा है भाई, एक्सेलेरेशन क्या होता है, साइन के साथ होता है, एक ऊपर को जाएगा एक नीचे को जाएगा। तो m1 a वेक्टर प्लस m माइनस a वेक्टर लिखना, एक के लिए a1 a रहेगा, एक के लिए m1 a1 प्लस m2 a2। जब करोगे a1 तो a बन जाएगा, a2 को माइनस a लिखना फिर, और वो निकालना आप जानते हो, एक्सेलेरेशन सिंपल पुली सिस्टम है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g आ जाता है। तो a तो निकाल लोगे आप, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, साइन के साथ पुट किया करो, वेलोसिटी और ये सब, खाली मैग्नीट्यूड नहीं निकालना आपको। और बताओ, और बताओ, और क्या था, जाना पड़ेगा क्या यार। पार्ट 3 का 2 का बी, पार्ट 3 का 2 का बी, पार्ट 3 पे आ जाओ, 2 का बी। अच्छा, the string connecting the two blocks of the mass m is horizontal. The left block is placed over the a. After the system is released from rest, the center mass of the system. भाई देखो ऐसा है, नीचे को आएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं शिफ्ट होगा, सिस्टम में क्या है, m है, रस्सी इंटरनल बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स है, राइट वाले पे mg, लेफ्ट वाले पर नेट फोर्स कुछ नहीं है। लेफ्ट वाले पर तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो नॉर्मल और mg है, लेकिन वो बैलेंस है। लेकिन राइट वाले पर बैलेंस नहीं है, राइट वाला नीचे को आएगा, और टेंशन सिस्टम के लिए इंटरनल बन जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, सेंटर मास नीचे को आएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। भाई हॉरिजॉन्टल में आप ये समझो कि ये जब नीचे को आ रहा होगा तो ये आगे को भी खिसकेगा ना, तो वो भी इधर को खिसक के आएगा। रस्सी मतलब बराबर बराबर लेंथ की नहीं रहेगी, ये भी आगे को आएगा, ये रस्सी भी लंबी होगी, ऐसे करके होगा मूवमेंट। देखो अभी सेंटर मास कहाँ पर होगा, अगर रस्सी बराबर बराबर है, सेंटर मास पुली पे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब ये वाला यहाँ से लेवल से जब नीचे गिर चुका होगा, मैं ये कंफर्म बता सकता हूँ, लेफ्ट वाला मास जो होगा वो पुली पर आगे टकरा जाएगा, क्योंकि सेंटर मास वर्टिकल डायरेक्शन में हिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हिलेगा। या तो वहां फ्रिक्शन होता, तब मैं बोल सकता था भाई एक्सटर्नल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन सिस्टम पर अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कारण सेंटर मास एक्सीलरेट होगा। अरे समझे कि नहीं समझे, तो सेंटर मास सिर्फ डाउनवर्ड हो जाएगा, और क्या होगा। और भाई और अरे कॉन्सेप्ट क्या क्या करते हो भाई, B1 B2 B3 B4 B5 सब सही पूछ लो। If a ball is thrown upward from the surface of earth then initially, मतलब
क्लास में पढ़ाता हूँ, जरा ध्यान दिया करो भाई, काफी चीजें बता रखी, सॉलिड एग्जाम्पल तो काफी अच्छे हैं। अब तुमने 2 3 5 पूछा तो हम तो बढ़ा के बोलेंगे ना। इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ देन इनिशियली, अरे भाई देखो ऐसा है, अर्थ क्या मैं ही हूं, अगर मेरे नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, फ्लोर आपका बिल्कुल स्मूथ है, तो मैं यहाँ से मारकर भी आगे फेंकूंगा तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर मार्कर को आगे को मोमेंटम मिल रहा है तो मेरे को पीछे को मिलना चाहिए, ताकि सेंटर मास जो पहले रेस्ट पर था वो रेस्ट पर ही रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं सिस्टम पर। अब एस सी वर्मा में देखना एक प्रॉब्लम होगी, एस सी वर्मा जिस पर होगी किताब, वो इंसान कहीं गिर रहा होता है, बिल्डिंग से गिर जाता है कुछ, और हाथ में झोला लेके गिर रहा होता है, पता नहीं क्यों। वो देखता है कि मैं अगर सीधे गिरते रहा तो मैं जमीन पर टकरा जाऊंगा, लेकिन उधर थोड़ा कहीं पानी होता है, तो एक हाइट से वो अपना जो भी कैरेज बैग है उसको उधर को फेंकता है, ताकि अपना इधर को हो जाए, उसको इधर को मोमेंटम। कभी आपने गौर किया है वो, साइकिल पर जाते हो या बाइक चलाते हो, कोई गड्ढा वड्ढा आता है बचाने के लिए, आप इधर को करते हो बाइक को, आपको इधर को होना पड़ता है, होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। वो सब इसी की चीजें हैं, एकदम थोड़ी ना बदलाव ला सकते हो आप। सेंटर मास तो उधर ही रहेगा ना, तो आपने बाइक को उधर को कर दिया, सेंटर मास हवा में चल गया वो गड्ढे के ऊपर से, ठीक है। तो आपको इधर को होना पड़ेगा, आप पूरा का इधर पूरा ऐसे थोड़ा ना हो पाओगे, अचानक से आ गया है तो उसमें बाकी टाइम तो क्या होगा, बाकी टाइम आप आराम से वो कर रहे हो तो उसमें फ्रिक्शन विक्शन काम पे आ जाता है। लेकिन अचानक से सामने गड्ढा आ रहा है और आपको अचानक से वो करना है, तो आप बचाने के लिए ऐसे करते हो, तो उसमें फ्रिक्शन एकदम एक्टिंग पे आता नहीं है। तो आप ये मान सकते हो एक्सटर्नल फोर्स है भी तो नेग्लिजिबल ही है, तो आपको इधर को शिफ्ट होना पड़ता है अगर आपको मोमेंटम में बदलाव लाना है इस डायरेक्शन में, तो क्योंकि फ्रिक्शन लग भी रहा होगा तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टायर पे, इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में कब लगता है? जब आप ड्रिफ्ट करते हो, ड्रिफ्ट करते हो तो लेटरल डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, साइडवेज लगने लग जाता है। अगर सीधे चल लो साइडवेज थोड़ा ना लगेगा फ्रिक्शन, और आपको मोमेंटम चेंज करवाना है भैया, क्या सीधा जा रहा था, आप उसको ऊपर हो, सब पूरा सेंटर मास पूरा एक ही लाइन में चल रहा है, ये आप हो, ये आपकी गाड़ी है और ये पार्टी हो रही है, ये चल रहा है आजकल, ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है, ये इंसान है उसके ऊपर, और वो जा रहा है सीधे। अब सामने देखता है गड्ढा आ गया, तो वो क्या चाहेगा, अपना टायर इधर करना चाहेगा, तो टायर इधर करने के चक्कर में अपना को इधर करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास को स्पीड तो दे नहीं पाओगे, सेंटर ऑफ मास तो ऐसे ही जाएगा, तो आप अपना गाड़ी को इधर करने के चक्कर में आपको इधर होना ही पड़ता है। अरे मार्कर फेंकूंगा तो ग्रेविटी एक्सटर्नल होगा, अगर आप सिस्टम में ही अर्थ को ले लेते हो तो चीजें अलग है। आप सिस्टम किसको मान रहे हो वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि वाली प्रॉब्लम है आपकी B5 है, तो जब आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, अगर आप सिस्टम में ही लिख लेते हो ग्रेविटी, आप क्या करो, सारे फोर्सेस इंटरनली बन जाएंगे। क्यों? G m1 m2/r², जितने रियल फोर्सेस हैं मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप पर mg लग रहा है तो अर्थ पर भी तो आप mg लगा रहे हो ऊपर को, जितने रियल फोर्सेस हैं पेयर में होते हैं। अगर आप अपने आप को ही देखते हो तो mg एक्सटर्नल फोर्स बन गया। अगर आप अर्थ को भी सिस्टम में ले लोगे तो जितना mg आप पर नीचे को लग रहा है उतना ही उस पर भी अर्थ को ऊपर को लग रहा होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा सिस्टम पर। मैटर करता है कि आप सिस्टम में किसको ले रहे हो। तो अगर अर्थ है, अर्थ से आप बॉम्ब को फेंको ऊपर को तो अर्थ को भी नीचे को जाना चाहिए, ठीक है, कायदे से। एज्यूमिंग कि बाकी सारा कोई अगल बगल का प्लेनेट कोई फोर्स G m1 m2/r² नहीं लगा रहा है, सन भी नहीं लगा रहा है, ये मानते हुए, ठीक है, तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है वो उस पर, तो ये हो जाएगा बॉल एंड अर्थ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। सही बात है, आप ऊपर को फेंकोगे तो इसको नीचे को आना पड़ेगा, सेंटर मास को रेस्ट पर रखना है तो इसमें। लेकिन एक चीज है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है, मतलब बाकी आपका अर्थ प्लेनेट प्लेनेट का बाकी अगल बगल के सराउंडिंग प्लेनेट हो गया आपका, सन हो गया, उनका कोई फोर्स नहीं लग रहा है और सिस्टम में वो है। तुम पर सन फोर्स लगा रहा है? हाँ लगा रहा है भाई, क्यों नहीं लगा रहा है? आप पर हर कोई फोर्स लगा रहा है, आपके इस कान पर याला कान फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो सब लगा ही रहे हैं। अब आप सन अपनी ओर को पुल कर रहा है तो तुम भी सन को अपनी ओर को पुल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पुल इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा।
सीधी सी बात है ना, मास का गेम बहुत ज्यादा है। अब 100 न्यूटन का फोर्स आप दुबले पतले इंसान पे लगाओगे और एक मार्क हेनरी पे लगा लो, बिग शो पे लगा लो 100 न्यूटन का फोर्स, तो जो अफेक्ट आएगा, अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट क्या है? मोशन, एक्सेलरेशन आना। तो हैवी इंसान जिसका मास ज्यादा होता है वो उसमें मोशन में कम बदलाव आएगा, उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा। तभी तो मास का शब्द हमेशा इनर्शिया से जुड़ा होता है। इनर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी बॉडी की, वो मास से रिलेटेड होती है। क्यों? मास ज्यादा होगा तो अपनी पोजीशन में इनर्ट रहना चाहता है, ठीक है ना। मास को अगर डिफाइन करना चाहे तो मास, एक तो आपने कितना अमाउंट ऑफ मैटर वो सब तो करते ही हो, एक एफ अपॉन न्यूटन लॉ के हिसाब से देखोगे, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। तो मास जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, गिवन फोर्स के लिए मास जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम से कम आएगा, ठीक है। तो वही है, मतलब अपनी पोजीशन से हिलना नहीं चाहते। और बताओ भाई, हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बढ़े आगे? लास्ट डाउट F6, लास्ट डाउट F6। Two perfectly elastic balls of same mass are moving with velocity when they collide on head-on elastically n time the kinetic energy of the system finally is। हाँ। अबे, हमें n टाइम करें या 2n टाइम्स करें या n स्क्वायर टाइम्स करें, जब तक इलास्टिक कोलिजन है एनर्जी तो लॉस हो ही नहीं रही है। अरे एक्सचेंज होते रहेंगी, वेलोसिटी इधर से उधर एक्सचेंज होते रहेंगी। एक्सचेंज कब होती है? मास जब इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब है इधर से उधर एक की वेलोसिटी, इसमें कुछ कम होगा, इसमें कुछ बढ़ेगा, इसमें कम होगा, इसमें बढ़ेगा, कोई ऐसे ऐसे कोलाइड कर रहे हैं n टाइम्स। लेकिन कोलिजन जब तक इलास्टिक है तो लॉसेस, डिफॉर्मेशन कुछ नहीं होता ना, रिटेन। बॉडी में डिफॉर्मेशन, नेट डिफॉर्मेशन कभी नहीं रह पाता इलास्टिक कोलिजन में। तो एनर्जी हमेशा, काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है। अच्छा, एक स्टेटमेंट होता है बड़ा सिंपल सा, कि दो बॉडी अगर इलास्टिकली कोलाइड कर रही हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग कोलिजन? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बीच में और डिफॉर्मेशन में भी स्टोर होती है, फिर वहां से रिकवरी हो जाती है। तो ये बोलना कि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है इलास्टिक कोलिजन में, ये एक सेंटेंस गलत है, ठीक है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर आती हैं। होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जब ई पढ़ाया बहुत बार करा चुका है यार। अब तो आएंगे, कंप्रेस होंगे, फिर रिलीज हो जाते हैं, पूरा कोई डिफॉर्मेशन नहीं बचता, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीजें हैं आपकी। तो कौन सा बात कर रहे थे हम? F6 की। तो उसका आंसर वो हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन हो जाएगा बस, जो शुरू में थी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। चलो भाई, अब रोटेशन पे आ जाओ। हेडिंग डाल लो, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तुम्हें भेज ही देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं रोटेशन की शीट भेज देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपको उसका भेज दिया, लेक्चर नोट तो भेज दिया, एक्सरसाइज भी भेज दी है क्या? एक्सरसाइज चलो बाद में भेज दूंगा, याद दिलाना मेरे को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सिस्टम से नहीं चलते हैं, सिस्टम से हट के चलते हैं थोड़ा सा। जो आपको उसमें नोट्स दे रखे हैं ना, हम रिजिड बॉडी पे आएंगे बाद में। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चालू करते हैं, सेकंड टॉपिक से चालू करते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अगर मैं पहले पढ़ा देता हूँ तो रिजिड बॉडी में मैं थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा पाऊंगा, आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा करवा पाऊंगा। ठीक है, तो हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स में हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। हाँ भाई, हेडिंग डाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट। अरे बहुत चैप्टर रह गए हैं, क्या करना तुम्हें, देखी नहीं है कि अपनी वो बुक कितने चैप्टर रह गए हैं। चलो हेडिंग डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लो इसमें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स और रोटेशन डायनामिक्स रोटेशन। ठीक है, वही चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है लिख लो इसमें। हाँ हाँ, नया चैप्टर है। ठीक है, इसमें लिख लो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट it opposes the rotational motion. It opposes the rotational motion. ठीक है, ये एनालॉगस ऑफ मास है। एनालॉगस समझते हो, जैसा ट्रांसलेशन मोशन में जो, अबे क्या बताऊं, कुछ नहीं बता रहा मैं, देख लेना वीडियो में, दोबारा बताओ। एनालॉगस टू मास है, यानी जैसा ट्रांसलेशनल मोशन में जो एम रोल प्ले करता है, वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैथमेटिकली ये तो ठीक है, एक डेफिनेशन बता दी मैंने कुछ कुछ। जैसे मास होता है, मास को क्या डिफाइन कर सकते हो आप, कितना वो फोर्स को ट्रांसलेशन मोशन को रेजिस्ट करेगा। जितना ज्यादा मास होगा वो अपने मोशन को रेजिस्ट करेगा। अब एक ट्रक है, उस पर फोर्स लगाओगे वो कम ज्यादा रेजिस्टेंस देगा मोशन के लिए। एक आपका स्मॉल डब्बा है, वो ज्यादा दे देगा आपको। ठीक है ना, छोटा मास है, तो वही चीज आपकी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर रोटेशन में वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, ये तो बता दिया मैंने आपको। बाकी मैथमेटिकली कैसे डिफाइन है, मैथमेटिकली फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मतलब होता है अलग अलग, पार्टिकल्स बहुत अलग अलग हैं। तो देखो, हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो डिपेंड करता है, पहले तो डिफाइन देख लो। हमेशा एक पता होना चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है बॉडी, किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हो। तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत जरूरी होती है। तो ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट निकालना है आपको मोमेंट ऑफ। इसके अबाउट घूम रहे हैं, जैसे पंखे के लिए वो जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। तो वो तो कंटिन्यूस मास बॉडी है। यहाँ पर हम डिस्क्रीट बॉडी की बात कर रहे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो अगर ये MIth पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस RI है। ठीक है, n पार्टिकल सिस्टम है। ऐसे ही आपका M1 था, R1 था, लेट से ये आपका Rn है, Mn। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा, इसके इधर भी बना लेना, चाहे तो इधर भी बना लेना, लो R2 M2। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है, सिंपल होता है, समेशन ऑफ MI RI का स्क्वायर। I की वैल्यू 1 से लेके n तक। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कोई वेक्टर जैसी कुछ खेल हो नहीं रहा है, वेक्टर जैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आपका क्या बोल सकते हो आप, ये जो प्रॉपर्टी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी आपका सिंपल है, kg मीटर स्क्वायर।
ठीक है, और ये डिपेंड करता है, आई डिपेंड्स ऑन पहला है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन किस एक्सिस के बारे में आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, लेट्स से मेरे पास दो ही पार्टिकल हैं। अगर मैं इस एक्सिस के बारे में निकालूंगा तो अलग आएगा, इस एक्सिस के बारे में निकालूंगा अलग आएगा, इस एक्सिस के बारे में निकालूंगा अलग आएगा। अच्छा, इस एक्सिस के बारे में निकालूंगा तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि आर क्या है, आर यहाँ पर क्या है, आर आई के बारे में आप लिख सकते हो, आर आई इज द perpendicular distance of ith particle from axis of rotation AOR। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये दो पार्टिकल तो इसी एक्सिस पर लाई कर गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सिंपल है, जितना भी मास है अगल बगल m इंटू आर स्क्वायर करते जाओ, सबका एडिशन कर लो, कोई साइन वाइन कुछ नहीं देखना है, सब पॉजिटिव टर्म ही है। ठीक है, तो पहला तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा, दूसरा उसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। लेट्स से यहाँ पर कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या ये पास है, क्या ये दूर है। ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मान लो 4 ही पार्टिकल हैं, लेकिन वो एक्सिस के अबाउट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो सबके सब पास है, क्या वो सबके सब दूर है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसको बोल सकते हो मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड कर रहा है कहाँ है, फिर उसके बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, पास होगा तो कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूर होंगे पार्टिकल तो ज्यादा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये है। अच्छा, आई डज नॉट चेंज, आई डज नॉट चेंज। ठीक है, तो आपने अभी तक बस एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये एम आर स्क्वायर। आई डज नॉट चेंज, आई डज नॉट चेंज व्हेन, पहली चीज है masses are rotated, masses are rotated about axis of rotation, masses are rotated। एक सेकंड लिखो इसको, इतना लिखो जरा, इंक डाउन हो रही है इसकी। देखो, अगर पार्टिकल्स को रोटेट करा दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ठीक है, एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करा देते हो सच दैट उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपल देखो, m इंटू आर स्क्वायर का प्रोडक्ट है, और जितने मासेस हैं उनका जितना भी जो भी डिस्टेंस है एम आर स्क्वायर करो, ऐसे सबके लिए एडअप कर लो, सिंपल चीज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हर साल क्वेश्चन आता है इसका, हर दूसरे पेपर में मिलेगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम। कल शाम वाले में आ रखा था एक, तो मैं जब सेंटर ऑफ मास कराया था, याद आ रहा है कुछ, ये वाले में से मैंने एक इतनी कैविटी निकाली थी, एक बार डिस्क ली थी, एक बार वो लिया था, स्पेयर लिया था। सेंटर मास का ये क्वेश्चन आ रखा है कल शाम वाली शिफ्ट में, अगर इतने में से इतना डिस्क निकाल देता हूं तो सेंटर मास कहाँ शिफ्ट होगा। अगर जिसको रेगुलर क्लास का क्वेश्चन है, r/6 पीछे शिफ्ट हो जाता है अगर डिस्क होगी तो। और अब कुछ तो चेंज करता हो, उसने तो बिल्कुल ही चेंज नहीं किया, क्लास वाले नोट्स में से ही जो रेगुलर क्वेश्चन होता है हर कोई फैकल्टी कराता है, तो r/6 पर पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यही चीज स्पेयर के अंदर ग्रेविटी क्रिएट करोगे तो r/14 आता है शायद आंसर। ठीक है ना, तो बस उसने एक चीज करी थी, उसने x इक्वल टू 0 यहाँ बना दिया था, तो यहाँ से r/6 शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा लोकेशन उसकी, r माइनस r/6, 5r/6, बस इतना सा चेंज किया था उसने। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, आप कोई भी रेजोनेंस की साइट पर जाके देख लेना, देखना आपके जो जितने आप कर चुके हो उसमें से देखना बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। तो मास does not change when masses are rotated about the axis of rotation, about the axis of rotation, obviously बात है keeping their distances fixed from axis of rotation।
भाई खाली बॉडी को घुमाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, या पार्टिकल को ये r1 डिस्टेंस पर है, एक्सिस के अबाउट घुमाने भी लग गया, r1 डिस्टेंस पर है, एक्सिस के अबाउट घुमाने भी लग गया, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं ना, तो डायरेक्शन पर मैटर नहीं करेगी, तो सिंपल डिपेंड कर रही है m और r स्क्वायर के प्रोडक्ट पर। तो जब तक आपने m को चेंज नहीं कर रहे हो, r को चेंज नहीं कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा ही नहीं। दूसरी चीज, अगर मैं मास को पैरेलल शिफ्ट कर लेता हूँ एक्सिस के, क्या मैं इसको अगर नीचे ले आता हूँ ऐसे करके एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करता हूँ, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई बदलाव नहीं आएगा? समझ में आई बात? कि भैया मास तो वही है और आपने डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया जब आप एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करोगे। तो मास, when masses are shifted, masses are shifted parallel to axis of rotation, shifted parallel to axis of rotation। तो ये हो गया आपका, जो शुरू में बेसिक बेसिक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है वो ये हो गई है। अब इसमें क्वेश्चन करने हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कंटिन्यूअस बॉडी पे आ जाएंगे। आपको करना है सॉल्व एग्जाम्पल 6, 7, 8, शीट भेज दी है मैंने आपको, उसमें से खोल के 6, 7, 8 फटाफट करना, ठीक है? आप पर है एग्जैक्टली 10 मिनट, 45 हो रहा है, 55 तक ये करना है। क्लास लंबी चलेगी, क्लास 8:15 8:20 तक चलेगी, पूरी चलेगी क्लास। तो आप 6, 7, 8 एग्जाम्पल पर फोकस करिए, इसको कॉपी करिए, ठीक है? वह कल एग्जाम है तो जाओ, फिर क्या दिक्कत है, वीडियो देख लेना बाद में। एग्जाम है, साल भर पढ़ो मत, एक दिन पहले एग्जाम है, एक दिन पहले याद आती हैं चीजें। जिस दिन वो हो जाएगा ना कि भैया बस पेन उठाए चल दिए एग्जाम देने, उस दिन समझ लेना आने लग जाएंगे तुम्हारे नंबर। कुछ के साथ ये भी दिक्कत है, वो अभी भी पेन उठा के चल देते हैं, आता कुछ नहीं है, है? लेकिन वही रहना भी चाहिए, पेन उठा के चल दो, टेंशन लेके मत चलो, क्योंकि उससे आपका परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट ही आएगा। जो लास्ट तक किताब पढ़ते रहते हैं वो सब, भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता। अपने टाइम पर जो AIEEE का हुआ था, मैं तो पैदल गया था यहाँ से, 45 मिनट की वॉक करके गया था जहाँ सेंटर पड़ा था। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक बिल्कुल आराम से मस्त पीते हुए जा रहे हैं। एक और दोस्त था, दोनों का हो गया था सिलेक्शन, उसका तो IIT में भी हो गया था। पहले हमारे टाइम पर IIT का पेपर पहले हो जाता था, मेरा नहीं हुआ था। IIT में कुछ नंबर से, 6-7 नंबर से रुका था। तो ऐसे ही बस पेन उठा के चल दिया, ऐसे ही मजे करते हुए। तो कोई यार, साल भर 2 साल से मेहनत कर रहे हो, लास्ट में एक दिन पढ़ के होगा क्या? है? फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आप एक दिन पढ़ के, ना मैथ में कर सकते हो। मैथ में थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज कर लो, फिजिक्स में तो वो भी नहीं रहेंगे। फिजिक्स में इतना कुछ है भी नहीं जो याद करने वाला है। कॉन्सेप्ट पता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, लगा लो, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है? फॉर्मूले बहुत कम है, रिजल्ट याद करने को बहुत कम है, बस ये है आपका दिमाग होना चाहिए, फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए बस। मैथ जाओगे, मैथ में बहुत फॉर्मूले हैं। चलो चलो, कुछ रिलेटिव्स आ रखे हैं, मिलके आता हूँ, तब तक आप 10 मिनट में एक करो। 8, 9, 10, कौन से क्या बोला था मैंने? 6, 7, 8, 6, 7, 8 सीट आपको भेज दी है, उसके करो। आता हूँ अभी।
हाँ भाई, हुआ कुछ? दो हो गया, ठीक है ठीक है, करो करो करो। 6 वाला देख लो भाई, 6 वाला कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या कर रहा है ये? R1 R2 पर है, पहले तो ए बी के अबाउट निकालो, सिंपल M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, खत्म बात। ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू M1 से जो एक्सिस पास करेगी और परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, यानी कोने से जाने वाली एक्सिस, ये है आपका, एक M1 है एक M2 है। तो यहां से जाने वाली एक्सिस के अबाउट करोगे, M1 के लिए तो 0 हो जाएगा, M2 के लिए आर स्क्वायर बन जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर M1 M2 से जाने वाली, तो कैसे, मतलब इस एक्सिस से जब पास कर रहे हो तो M1 तो यहीं पे लाई कर रहा है, तो उसका तो 0 होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा लगा कुछ एक्सिस से, एक्सिस में ही पॉइंट लाई कर गया। इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा M2 वाले के लिए? R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो M2 R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बन जाएगा खाली, M1 का 0 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू M1 एंड M2, M1 और M2 से पास होने वाली एक्सिस 0 आ जाएगा, ये वाली एक्सिस की बात कर रहा है, तो 0 आ जाएगा आंसर। फिर लास्ट वाले में क्या कह रहा है? अबाउट थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, निकाल पाओगे सेंटर ऑफ मास? पहले सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर उसके अबाउट करना। R1 प्लस R2 को थोड़ी देर के लिए R मान लो, सेंटर ऑफ मास निकालोगे, फिर करना उसके अबाउट। देखो डी वाला बता देता हूं मैं आपको। इसका मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट दो पार्टिकल सिस्टम का तो डायरेक्ट सेंटर मास पता होना चाहिए। अगर एक M1 है एक M2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन अगर R है, जो कि इस केस में R1 प्लस R2 दे रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लेट से यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस x1 बोल दो, ये वाला डिस्टेंस x2 बोल दो, और टोटल डिस्टेंस आपका R दे रखा है। तो x1 जो आता है वो आता है आपका M2 R अपॉन M1 प्लस M2, बताया था। नहीं तो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में जाना, आप देखना कैसे किया है। और फिर से बता रहा हूँ, ये हो गया अगला चैप्टर, एसएचएम हो गया। ये दोनों चैप्टर आपके पीक के चैप्टर हैं। पीक के मतलब पूरी मैकेनिक्स जितना पड़ा है सब, वर्क एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन, सब अच्छा खासा लग सकता है। और एक्सरसाइज इसमें रोटेशन चैप्टर में स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हर एक्सरसाइज से कर लेना, 1 2 3। आईआईटी में भी बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर रोटेशन से क्वेश्चन आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है वो। उसके बाद जो है रोटेशन में बचा हुआ, उसके लिए खाली एक्सरसाइज 1 भी करोगे तो भी मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, कंफर्म बनेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1 में ही दिमाग खराब हो जाता है इसके। ठीक है, अच्छा, जिसको पकड़ में आ गया, जिसका इंटरेस्ट बन गया, उसके लिए तो सही है, बाकी के लिए हेड है। x2 कितना हो जाएगा? M1R अपॉन M1 प्लस M2। नहीं तो चैप्टर बहुत मजेदार है, जिसको अभी तक मैकेनिक्स सही लग रखी है, थोड़ा बहुत समझ में आ रखी है, इंटरेस्ट आ रहा है, उसके लिए पीक का चैप्टर है, मजा आएगा इसमें। इसमें तो सारी चीजें घूमेंगी। फिर कह रहा है इसके अबाउट बताओ, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? M1 x1 स्क्वायर प्लस M2 x2 स्क्वायर। अब इसमें से क्या करो? M1 x1 का स्क्वायर करोगे तो M2 का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, M2 M1 का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर, बाहर आर स्क्वायर चल रहा है। यहां से फर्दर क्या करो? M1 M2 कॉमन ले लो, M1 M2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा आपका M1 प्लस M2, और नीचे उसी का स्क्वायर चल रहा है, M1 प्लस M2 का स्क्वायर चल रहा है नीचे, बाहर आर स्क्वायर चल रहा है। कैंसिल करोगे चीजों को, एक पावर कैंसिल होगी, तो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 बचेगा इंटू आर स्क्वायर। आर क्या था? R1 प्लस R2 शुरू में,
ठीक है, ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ भाई पहुंचे, 6 हुआ, समझ में आ गया। सारे सॉल्व हो गए, सारे सॉल्व हो गए तो एक्सरसाइज में जाके कर लो सॉल्व, और क्या। एक्सरसाइज में जाके निपटाओ, टाइम है ही यहाँ पर, फटाफट करते जाया करो। हाँ भाई 7th वाला होगा। सहराज, अरे हो भी कि नहीं हो पहले बात तो। कलाकार कुछ तो गायब भी हो जाता है ना बीच में। कुछ गायब भी हो गए, बड़े यार। बताओ, सर्वेश रह गया इंसान, बाकी सब गायब हो गए। सार्थक पांडे, अरे कुछ समझ में आ रहा है, क्या हुआ है? हैं? क्वेश्चन 8 पे हूँ सर, बढ़िया। श्रुति, बना कोई क्वेश्चन? कहाँ पहुंच गए, 6 हो गया? 6 7, 7th, 7th वाला भी आसान है। कंटिन्यूस मास किसमें आ गया भाई? अरे 9th वाले नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज में जाके कर लो, 9th से तो कंटिन्यूस मास के चालू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बताता हूँ कैसे करने होते हैं कंटिन्यूस मास वाले, एलिमेंट लेके करना होता है। हाँ भाई 7th वाला सबका हो गया, सिंपल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। क्या बोल रहा है इसमें? परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, अरे सबका हो जाएगा। एम a/√2 का स्क्वायर करो इंटू 4 कर लो, सबका उतना ही आना है। तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस ये सब करोगे, सबका m सेम है, सबका r स्क्वायर सेम आ जाएगा, तो 4mr स्क्वायर हो जाएगा। r की जगह पे a/√2 हो जाएगा। फिर क्या करा है, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR के वर्टिसेस पर सिचुएटेड है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन PX। PX के अबाउट निकालो। तो भैया 2 का तो 0 हो जाएगा, 1 का निकाल लो डिस्टेंस, तो m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस जो भी आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा रुको, PX के बारे में पूछ रहे ना, हाँ तो PX के लिए 1 0 होगा P वाला। बाकी करो, उसको खुद से ट्राई करो, हो जाएगा 8th वाला, इतना भी टफ नहीं है। यानी ओवरऑल आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, एक्सिस देखनी है और उससे बस मासेस देखो कहाँ कहाँ पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। प्रॉब्लम सिंपल होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अच्छा एक्सरसाइज में पॉइंट मास वाले हैं ही नहीं क्या? एक्सरसाइज में नहीं होंगे यार। तो लास्ट में मिसलेनियस का कर लो ना, मिसलेनियस के सॉल्व एग्जांपल 1 और 2 कर लो। मिसलेनियस के सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के 1 और 2 कर लो, हो गए हैं तो। हाँ भाई 8th वाला बताना है किसी को, हो गया? बढ़ो आगे, किसी को बताना है तो बताओ। 8th वाला किसी को बताना है तो बताओ।
सब समझदार निकल गए क्या? सेंट्रोइड वाला भी कर लिया उसका, ए बी सी तीनों पार्ट हो गए 8th वाले के। करो करो करो, थर्ड वाला ना, 8 का थर्ड पार्ट करो, उसको करो। सेंटर ऑफ मास, पहले सेंट्रोइड निकालो। सेंट्रोइड का पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहाँ पे होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ये। देखो भाई क्या रहता है, जब भी आप इसके अबाउट निकाल ले हो सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड पहले पता होना चाहिए सेंट्रोइड होता कहाँ पर है। सेंट्रोइड की ये लोकेशन आ जाती है a/√3, अगर पता होगी तो, अगर साइड ए है तो। इसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर, एक्सिस ऐसे जा रही है, तो हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस m इंटू a/√3 का स्क्वायर, और ऐसे करके 3 हो जाएंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, खत्म बात। अब ये सेंट्रोइड का डिस्टेंस a/√3 होता है, ये पता तो होना चाहिए। ये भी बताऊं, ये बताना, ये भी बता सकता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, इधर से देख लो। ये x है, ये 30 डिग्री होगा, x का cos 30 a/2 हो जाएगा, x का cos 30 a/2 होगा, x√3/2 होता है a/2, तो x की वैल्यू a/√3 आ जाएगी। ओहो प्रभु, अरे समझे बात को हैं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब। रॉड का कर लेते हैं, रॉड और रिंग का, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो सेकंड है कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस मास सिस्टम। कंटिन्यूस मास सिस्टम के बारे में हम जान चुके हैं ऑलरेडी। देखो जो लीनियर होता है, एक तो लीनियर मास होता है, लीनियर मास में एलिमेंट क्या आता है? एलिमेंट बनता है लीनियर मास के लिए, क्या बनता है भाई? हाँ, अगर लीनियर मास है एलिमेंट क्या बनता है? सरफेस मास है तो एलिमेंट क्या बनता है? और वॉल्यूम मास है तो एलिमेंट क्या बनता है? याद है कुछ? जो टुकड़े लेते हो, लीनियर मास के लिए क्या बनता है एलिमेंट? लीनियर मास के लिए सेंटर मास में बता चुका हूं ये चीजें। लीनियर मास किससे बना होगा? रॉड बहुत सारे किससे बनी होगी? पॉइंट साइज पार्टिकल से, ठीक है, पॉइंट मास, इसके एलिमेंट हो जाएगा पॉइंट मास। सरफेस मास के लिए, सरफेस मास वालों के लिए क्या होता है? जैसे कि डिस्क है, डिस्क बहुत सारे किससे बनी होगी? रिंग से। रिंग क्या होता है? रिंग काय में आता है? लीनियर मास के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल रॉड, रिंग, यही दो है मेन, ठीक है। सरफेस मास के एग्जाम्पल कौन है? हॉलोस्फेयर, डिस्क, हॉलोस्फेयर, प्लेट, कोई भी प्लेट, हॉलो कोन, सब बता चुका हूँ। शीट, हाँ शीट, वही हो गई प्लेट। तो इसके लिए पॉइंट मास क्या होता है, सॉरी इसके लिए एलिमेंट क्या होता है? लीनियर मास वाला। जैसे कि हॉलोस्फेयर को मानो तो बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, डिस्क को मानो तो बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, प्लेट को मानोगे रेक्टेंगुलर प्लेट है, बहुत सारे रॉड से बना हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम मास के लिए क्या होता है? वॉल्यूम मास के लिए एलिमेंट सरफेस वाला, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, सेंटर मास में ही ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हर एक का क्या होता है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका ये होता है, डी आई एलिमेंट का लिखो,
उसका इंटीग्रेट कर लो, एलिमेंट का लिखो और उसका इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका, लेट से रिंग आ जाता है। चलो रिंग का करते हैं। रिंग m कॉमा आर की है, मास m, रेडियस r, ठीक है। कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होगा कौन सी एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसी को मैं ऊपर से देखूं तो एक्सिस ये है, ठीक है। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखूंगा तो ऐसे दिखेगी। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जरा ध्यान दो, रिंग में एलिमेंट लोगे भी, कहीं भी आप डीएम मास ले लो। वैसे हमने हाफ रिंग में एलिमेंट लेना सीखा था, याद है कुछ? थीटा एंगल पर जाके डी थीटा एलिमेंट लेते थे कुछ, ठीक है। अब मेरे को क्या है, मेरे को पहले से पता है एक चीज। चलो ठीक है, मैंने एलिमेंट ले भी लिया, थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा, इसका मास डीएम मान भी लिया। इस एलिमेंट का कितना हो जाएगा? इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? ये तो पॉइंट मास है, इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? आर, रेडियस के बराबर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डिफाइन होता है? एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डिफाइन होता है? वो जो अभी तक था डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, किसी भी एक पार्टिकल का क्या होता था? एम आर स्क्वायर। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, ठीक है। तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कर लो इसको, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक फायदा मिल जाता है कि आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सारे जितने भी पॉइंट मासेस लोगे सबके लिए आर तो फिक्स है, आर बाहर आ गया, डीएम का इंटीग्रेशन एम बन जाएगा, तो आंसर आ गया एम आर स्क्वायर। याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं करता हूं, लेट से सिर्फ इतना सा पार्ट है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहा हूं, इसके अबाउट आई फाइंड आउट करना है। ये आर डिस्टेंस है, इसका मास एम है। क्या मेरा फिर से आंसर एम आर स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ। कोई जनरल थीटा का एंगल भी ले लेता हूं मैं, इतने का मास मैंने एम बोल रखा है, सिर्फ इतने का मास। तो सेम तरीके से जब एलिमेंट लेके करोगे तो सेम ही तो फंडा है, तो सेम आ जाएगा ना, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डीएम का इंटीग्रेशन एम बन जाएगा, जो भी इसका टोटल मास है, तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा इसमें भी। इसमें एम टोटल मास ऑफ द रिंग था, इसमें एम इतने का ही मास ले रखा है मैंने। हाँ भाई, यहां तक समझ में आया? अरे लिमिट क्या होगी? डीएम का टोटल करना है ना, 0 से लेके एम तक करो उसको। एम में चल रहा ना, एम का सारे एम का समेशन कर लो, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजी भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाना, इजी भी है और स्कोरिंग भी है। आएगा तो बन ही जाता है वहां पर प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के लगा देना सारे प्रॉब्लम्स, और अपनी एक्सरसाइज 1 से तो सीखना ही है, प्रीवियस ईयर जरूर लगा देना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं करा भी देता हूँ क्लास में ही, सारे क्वेश्चन करा देता हूँ ऑलमोस्ट। जनरली स्टूडेंट का छूटता नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रिवाइज नहीं करोगे तो फिर तो बात ही अलग है। खैर, ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत रेयर होता है ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ये लिख लिया? ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो रिंग के लिए तो आपने किया कुछ ऐसा ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये रिंग का मास यूनिफॉर्म होना जरूरी है क्या? क्या ये रिंग का मास यूनिफॉर्म होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? अरे कैसा भी ले लो आप। एक बात बताओ, एक चीज बोली थी मैंने, मास को एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। यार क्यों ना मैं इसको पकड़ पकड़ के फोल्ड कर दूं, ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर करके एक पॉइंट पे ले आओगे। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बस डिस्टेंस सेम होना चाहिए एक्सिस से।
इसको फोल्ड कर करके फोल्ड कर करके यहाँ पर ले आओ, तो टोटल मास आपका यहीं पे आ जाएगा। अब वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। आप देखो ना, वैसे भी आर स्क्वायर बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बन रहा है, मैटर थोड़ा ना कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो हमेशा ही एम होगा, मास कैसा भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अरे समझ में आई बात नहीं? आज चेंज होगा तो चेंज होगा ना, तो फिर रिंग कहां से रहेगी वो, पास थोड़ा ना लेके आ रहा हो। अच्छा, अगला आपके लिए आता है रॉड। सेकंड है रॉड। रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। चलो बताओ इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट। याद आ रहा है? रॉड में मैंने सिखा रखा है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। ये आज का आखिरी है। यूनिफॉर्म रॉड है, इसमें कैसे करोगे, एलिमेंट कैसे लेते हो? बहुत सारे पॉइंट मासेस से बना होगा, लेकिन एलिमेंट लेते कैसे हो? चलो मैंने कोई डीएम एलिमेंट ले भी लिया, इसका मास यहां पर लिया कुछ, इसका मास डीएम है। अब इसकी तो डिस्टेंस वेरी कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? डीएम मास एलिमेंट लेते हैं क्या क्या क्या, एक्स डिस्टेंस पर जाके, याद आ रहा है कुछ कुछ, एक्स डिस्टेंस पर जाके रॉड में डीएक्स एलिमेंट लेते हो। तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं डीएम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एलिमेंट का। अब दिक्कत क्या आएगी, जब मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बनेगा तो डीएम एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो फंस गए ना, इसमें एक्स स्क्वायर को थोड़ा ना बाहर निकाल पाओगे, वो तो वैरी कर रहा है। तो अब मेरे को डीएम को एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब डीएम को एक्स के टर्म में कैसे लिखते हैं? डीएम को क्या मैं लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू लेंथ। कौन सी डेंसिटी? मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा कितना बन गया? लैम्डा बन गया एम बाय एल। बताओ, ये समझ में आया? सेंटर मास में भी बताया था, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को डेंसिटी इंटू एरिया, डिपेंड करता है कौन सी डेंसिटी इस्तेमाल कर रहे हो। तीन टाइप की होती है, लीनियर मास, सरफेस मास, वॉल्यूम मास। आप वॉल्यूम मास पढ़ते आए हो बचपन से, 8-9 क्लास से। यहाँ पर लीनियर मास है, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसकी लेंथ, या यूनिटरी मेथड लगा लो, एल लेंथ में एम मास है तो यूनिट लेंथ में एम बाय एल, तो डीएक्स लेंथ में एम बाय एल इंटू डीएक्स। तो यहां से कितना हो जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर डीएक्स। डेंसिटी यूनिफॉर्म है, रॉड है, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा। लैम्डा बाहर आया, एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक चला दो, तो लैम्डा को लिख देना एम बाय एल, इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेके एल तक, आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 आएगा। ठीक है, इतना लिख लो। और आपका एक होमवर्क है इसी में, रॉड में, रॉड में 2 क्वेश्चन होमवर्क है। एक तो यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का इसके अबाउट निकालना है आपको, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, दूसरा, चलो इतना ही करो, इतना ही रखो, लिखो इसको। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो यार, एक जरा मीटिंग अटेंड करनी मैंने। ठीक है, 8:15 से मीटिंग भी चालू थी एक। हो गया? ये करना, इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। डाउट है कि हॉलो, सोचना, आंसर पता ही होगा आपको। हॉलो एंड सॉलिड कोन में सेंटर मास अलग अलग क्यों होता है? अरे जैसे हॉलो स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर में अलग अलग आता है, वैसे ही तो आएगा। हॉलो कोन और सॉलिड कोन में अलग अलग आएगा ना। एम एल स्क्वायर बाय 6 नहीं आएगा भाई, एम एल स्क्वायर बाय 12 आता है। जरा सही से करना, यहां से एक्स डिस्टेंस पर जाना,
यहाँ से x डिस्टेंस पे आके सब कुछ सेम किया आपने, लिमिट यहाँ से x लेना पहले, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे dx लेना, यहाँ तक सब सेम रहेगा, यहाँ तक dmx²। लिमिट जब लगाओगे तो -l/2 से l/2 लगा लेना, -l/2 से लेके l/2 लगा लेना, आपका आंसर ml²/12 आएगा। ठीक है, अरे बाकी वो कल की क्लास में बताता हूँ मैं इसको, यहाँ से कल की क्लास में पिकअप करते हैं। कल आ जाना 6:30 बजे पर प्रॉपर। कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बहुत आगे तक ले चलेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सब हो जाएगी, एक मास थोड़ा बहुत बचेगा शायद। तो कल भी पूरी क्लास चलेगी आपकी 8:30 तक, 6:30 से पूरा चलाऊंगा। तो ठीक है, चलो जाओ 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 फटाफट जाओ, जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट खींचो, एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग। बाय बाय, जाओ 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 जाओ। बाय बाय।